आदाब, नमस्ते दोस्तों। आज हम कोरियन मूवी दी एट्थ नाइट मूवी का एक्सप्लेन करेंगे। तो फिल्म की शुरुआत में हमें 2500 साल पहले की कहानी सुनाई जाती है। जब किसी शैतान ने नर्क का दरवाजा खोलना चाहा था, तब भगवान बुद्ध उसका सामना करते हैं और उस शैतान की दोनों आंखें निकाल लेते हैं। कहते हैं कि इन दोनों आंखों में ही उस शैतान की सारी शक्तियां कैद थी। इनमें से एक था द रेड आई और दूसरा था द ब्लैक आई। द ब्लैक आई को भगवान ने उसी वक्त एक खास कब्र में बंद कर दिया, मगर वह दूसरी आंख द रेड आई उनसे दूर भागने लगी। द रेड आई 7 अलग अलग इंसानों के अंदर छुपते छुपते 7 रातों तक भागती रही ताकि भगवान के हाथ न लगे। मगर 7वां शरीर पार करते ही जब वो बाहर आई, तब भगवान बुद्ध वहीं खड़े थे। ऐसे में 8वीं रात द रेड आई को भी कैद कर लिया गया और फिर भगवान ने इन दोनों कब्रों को दुनिया के 2 अलग अलग हिस्सों में दफन कर दिया। द रेड आई को एक रेगिस्तान में कैद किया गया और द ब्लैक आई को पूर्व के पर्वतों में। फिर भगवान ने अपने 2 शिष्यों को ऑर्डर दिया कि वो इन दोनों कब्रों को कभी बाहर आने ना दें और उनकी रखवाली करें, क्योंकि अगर ये दोनों आंखें कभी मिल गई तो दुनिया को तबाह कर देंगे। यहाँ से सीन 2005 में आता है, जब इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर तले एक हलचल होती है। हम एक प्रोफेसर से मिलते हैं जो कहता है कि उसने उस खास कब्र का पता ढूंढ लिया है। यह प्रोफेसर इसी इलाके में पहुंचता है जहां सचमुच ही रेत के अंदर उसे एक हजारों साल पुराना कब्र मिलता है। इस डिस्कवरी से प्रोफेसर किम की बहुत ख्याति होती है। कहानी के मुताबिक यह वही कब्र है जिसमें आज से हजारों साल पहले उस रेड आई को दफनाया गया था। हर तरफ खबरों में बस इसी बात की चर्चा थी, लेकिन जब साइंटिस्ट्स ने इस कब्र की कार्बन डेटिंग करी तो यह क्लेम झूठी पाई गई। अतः एक झटके में ही सभी प्रोफेसर को झूठा करार दे देते हैं। अगले सीन में हम प्रोफेसर को भी इसी बात से चिंतित देखते हैं और वह कहते हैं कि उन्होंने कुछ भी झूठ नहीं कहा था और वह इस बात को साबित करके रहेंगे। इस पॉइंट पर हम आसमान में एक लाल चांद देख पाते हैं न्यूज चैनल से। हमें मालूम होता है कि यह खास ब्लड मून 14 साल बाद आया है, जो बेहद खास है। प्रोफेसर अपनी बात प्रूफ करने के लिए भी शायद इस खास दिन को ही चुने थे। हम उन्हें अपने कमरे में एक रिचुअल परफॉर्म करते देखते हैं और किम के पास कुछ बॉटल्स थी जिसमें उन्होंने खून इकट्ठा कर रखा था। फिर वो उस कब्र को खोलकर उसमें एक एक करके सारी बॉटल्स खाली कर देता है। कुछ पल के लिए उस छोटे से कब्र में हलचल जैसा कुछ तो होता है और देखते ही देखते ये खून की बूंदें लाल आंखों में बदल जाती हैं। हम देखते हैं कि प्रोफेसर इस आंख को इंस्पेक्ट करने की कोशिश करता है, जिससे कोई हादसा होता है और अचानक एक तूफान सा आ जाता है। इन सबसे दूर दूसरी तरफ हम पहुंचते हैं गंजू के जंगलों में, जहां हमें बुकन नाम की एक मोनेस्ट्री दिखाई देती है। मोनेस्ट्री में एक मंक बैठे जाप कर रहे हैं, जब अचानक एक झटके से उनके कमरे का दरवाजा खुल जाता है। वो भी आसमान में उस लाल चांद को देखते हैं और महसूस करते हैं कि वातावरण बदल चुका है। भगवान बुद्ध की एक मूर्ति के सामने यह संत प्रार्थना करते हैं और हम उनके पास भी पत्थर का एक कब्र देखते हैं, जिससे निकलते हुए वो गौर करते हैं कि अब वक्त आ चुका है। इस पल ये मोंक किसी सिनोवा नाम के आदमी को याद भी करते हैं। अगले सीन में हम इसी आदमी से मिलते हैं जिसका नाम है सिनोवा। वो मजदूरों के साथ काम तो करता है, लेकिन दूसरे लोगों के साथ कटा रहता है। उसके साथ ही भी सोनेवा के अजीब व्यवहार के बारे में बात करते हैं कि शायद कभी वह मंक हुआ करता था, लेकिन अब उसकी हालत बहुत अजीब हो चुकी है। यहाँ से हम दोबारा बुकसान पहुंचते हैं, जहाँ अब हम उसी बूढ़े मंक को दोबारा देख रहे हैं। उनकी तबीयत काफी खराब लग रही है और ऐसे में उनसे मिलने उनका शिष्य चिंग सुख आता है। चिंग सुख को मोनेस्ट्री में अब 2 साल हो चुके हैं और उसने अपने गुरु के कहने पर वाव ऑफ साइलेंस ले रखा है, जिसका मतलब कि वह तब तक कुछ नहीं बोल सकता जब तक खुद यह मंक उसे अपना व्रत तोड़ने को ना कहे। बातचीत के दौरान चिंग सुख गुरु से पूछता है कि आखिर बुद्ध भगवान ने उस शैतान को खत्म क्यों नहीं किया। इस पर गुरु कहते हैं कि शैतान को कभी खत्म नहीं किया जा सकता, सिर्फ कैद किया जा सकता है। इसलिए भगवान ने उसकी आंखों को अलग अलग कैद कर दिया। उसके बाद उन्होंने अपने 2 संतों को, जिनमें से एक वर्जिन लड़की थी और दूसरा एक मंक था, तो उन दोनों को उसकी रखवाली के लिए रख दिया। मगर अब इस बात को हजारों साल बीत चुके हैं। गुरु कहते हैं कि वो दिन दूर नहीं जब कोई इंसान उस रेड आई को आजाद कर देगा। उस दिन से वो शैतानी आंख फिर पिछली बार की तरह 7 रातों तक 7 लोगों में से गुजरेगी और 8वीं रात आखिरी इंसान को पार करके ब्लैक आई तक पहुंचेगी। जब वो दिन आएगा तब उनकी जिम्मेदारी है कि वह ऐसा होने से रोके। उन्हें हर हाल में उस शैतानी आंख को आखिरी पड़ाव, यानी कि वो वर्जिन सेंट जो उस आंख की रखवाली कर रही है, उससे पार जाने से रोकना होगा। अब इस पॉइंट तक हम एक बात समझ चुके हैं, वो ये कि 2500 साल पहले भगवान ने ब्लैक आई को जहां छुपाया था वो यही मोनेस्ट्री थी और हमने गुरुजी के पास जो कब्र देखा था वो उसी ब्लैक आई का कब्र था। यानी इस वक्त इसकी रखवाली खुद गुरुजी कर रहे थे, लेकिन गुरुजी की भविष्यवाणी सच हो चुकी है। रेड आई, जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था, वो आजाद हो चुका है और अब अपने 7 रातों का सफर शुरू कर चुका है। वो हर हाल में इसी ब्लैक आई तक पहुंचना चाहता है। अगले सीन में हम रात का समय देखते हैं।
जहां किसी जंगल और बरसात के बीच एक सोल्जर मौजूद है जिस पर कोई अनजान क्रीचर अचानक से हमला कर देता है। इस हमले के बाद हम उसी सिपाही को एक मॉटल के सामने खड़ा पाते हैं जहां उसकी हालत थोड़ी अजीब लग रही है और वो काइंड ऑफ ट्रांस की स्थिति में है। वो किसी तरह इस मॉटल में दाखिल हो जाता है और एक कमरे की तरफ बढ़ता है। इस कमरे में हम एक जवान लड़की को अपने बॉयफ्रेंड के साथ देखते हैं और वो लड़की अपने पार्टनर को बताती है कि पिछले कुछ दिनों से वो एक मेडिटेशन कैंप में थी। ये कैंप एक प्रोफेसर ने शुरू किया था जहां उसके अलावा और भी लोग थे। यहाँ उनके खून वगैरह कलेक्ट किए जाते थे, व्हिच वाज वियर्ड, लेकिन इसके बदले में उन्हें काफी पैसे मिलते थे। अब यहाँ हम समझ जाते हैं कि ये प्रोफेसर कोई और नहीं बल्कि किम ही है। इनके बातचीत के दौरान ही हम उस अजीब आदमी को इस कमरे में एंटर करते देखते हैं जो कि एकदम जंगली तरीके से इन पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ गुरु चिंग सुख को आधी रात में उठकर कहते हैं कि अब वक्त आ चुका है, उसे सिन्होवा को अब ढूंढना होगा, यह बताने के लिए कि शैतान वापस आ चुका है। ऐसा कहते हुए गुरु चिंगसुक को वही पत्थर का कफन दे देते हैं जिसमें ब्लैक आई मौजूद है। अगली सुबह पूरे शहर में एक अजीब हलचल मच जाती है जब पुलिस और डिटेक्टिव टीम को उस मोटेल में एक डरावना क्राइम सीन दिखाई देता है। कमरे में मिलती है उसी सिपाही और उस आदमी की लाश जो बहुत अजीब थी। उनका पूरा बदन सूख कर अकड़ गया था, मानो किसी ने उनकी जान सोख ली हो। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उस औरत का कोई अता पता नहीं मिलता। पुलिस सीसीटीवी कैमरे में देख पाती है कि वो औरत अपना सामान छोड़कर होटल से चुपचाप निकल रही थी, मानो कुछ हुआ ही ना हो। इधर दूसरी तरफ बुकन में गुरुजी का देहांत हो चुका है। ऐसे में चिंगसूक मॉनेस्ट्री में दूसरे मंक से सिनोवो वॉ का पता पूछता है और उसकी खोज में निकल जाता है। अगले सीन में हम सिनोवो को अपने घर में देखते हैं और वह काफी परेशान लग रहा है क्योंकि उसे अपने चारों तरफ कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं। ये आवाजें उसे चीख चीख कर मदद करने को पुकार रही थी, मगर सिनोवो बदले में कोई रिएक्शन नहीं देता, मानो वो थक चुका हो। असल में सिनोवो शमन है और दूसरी आत्माओं को पार करवाना उसका फर्ज है, लेकिन किसी कारण से सिनोवो अब ये काम छोड़ चुका है। इधर सिनोवो को ढूंढते हुए चिंगसुक भी शहर तक पहुंच चुका था, लेकिन रास्ते में उससे अपने गुरु का दिया हुआ वो पत्थर खो जाता है। वो देख नहीं पाता, लेकिन हम देखते हैं कि उसका वो पत्थर एक लड़की उठा लेती है जो दूर से उस पर नजर रख रही थी। इस सबसे बेखबर चिंगसुक पूछते पूछते सिनोवो के घर तक आ पहुंचता है और सिनोवो को सभी बातें बताता है। शैतान का नाम सुन सिनोवा बहुत चिंतित हो उठता है। वह चिंगसुक से कुछ कहता तो नहीं, मगर उसके सो जाने के बाद हम सिनावो को भी गुरुजी से जुड़ते हुए देख पाते हैं। गुरुजी कहते हैं कि शैतान को रोकना या फिर आत्माओं को उनका रास्ता दिखाना, यह सब सिनोवो का फर्ज है और वो इससे भाग नहीं सकता। उसे हर हाल में उस 7वें पड़ाव को और उस लड़की को ढूंढना होगा, इससे पहले कि शैतान उसे ढूंढ ले। अब तक गुरुजी भी समझ चुके थे कि द ब्लैक आई उसी लड़की के पास है, अतः सिनोवो को उसे खत्म करना होगा ताकि वो शैतान उसके जरिए से ब्लैक आई तक ना पहुंच पाए। लेकिन अब तक शैतान भी अपनी अगली चाल चल चुका था। हम देखते हैं कि पुलिस को उस होटल वाली लड़की की लाश मिलती है। वो भी उसी हालत में डिटेक्टिव समझ नहीं पाते कि आखिर ये मौतें हो कैसे रही है। यहाँ डिटेक्टिव का दोस्त जिसका नाम डोंग जिन था, वो उनका कलीग भी था। वो कहता है कि उसे ये मौतें बहुत सुपरनेचुरल सी लग रही हैं। वो किसी शमन की मदद लेने की बात करता है जो ऐसे केस सॉल्व करने में माहिर है, लेकिन डिटेक्टिव को डोंग जिन की बातें बकवास लगती है। वो उसे इस केस को साइंटिफिक नजरिए से सॉल्व करने की सलाह देता है और फॉरेंसिक रिपोर्ट्स का इंतजार करने कहता है। इधर हम देखते हैं कि अब यह शैतान किसी दूसरी लड़की में जा पहुंचा है। हम इस लड़की को भी वैसे ही बदहवास हालत में बीच सड़क पे खड़ा देखते हैं। तभी वहां से एक डिलीवरी मैन गुजरता है और इस लड़की को ऐसे खड़ा देख उसे लगता है कि शायद उसे मदद की जरूरत है। वो उससे बात करने आता है और हम पाते हैं कि यह डिलीवरी मैन और यह लड़की भी उसी मेडिटेशन कैंप का हिस्सा रह चुके हैं। यहाँ ये आदमी इस लड़की से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन यह लड़की उसी पर झपट पड़ती है और हम बस इस आदमी की चीखें सुन पाते हैं। कुछ पल बाद हम वहां से सिर्फ इस डिलीवरी मैन को जिंदा निकलते देखते हैं। वो किसी लाश की तरह चलते चलते एक घर के आगे पहुंचता है। एंड सरप्राइजिंगली यह घर उसी लड़की का था जिसे हमने चिंगसूक पे नजर रखते देखा था। ये लड़की इस आदमी को अंदर से छुपकर देखती है और डोर के सामने खून का एक कटोरा रख देती है। इस बात का हम कोई मतलब तो नहीं समझ पाते, मगर हम देखते हैं कि इससे ये आदमी अजीब तरह से मुस्कुराने लगता है और वहां से चला जाता है। तो कहानी आगे बढ़ती है और अब तक द रेड आई के सफर के 5 दिन पूरे हो चुके थे। ऐसे में चिंगसुक और सिनोवो भी अपना सफर शुरू करते हैं। उन्हें हर हाल में उस लड़की के 7वें पड़ाव को ढूंढना होगा, इससे पहले कि दी रेड आई उसे ढूंढ निकाले। इसके लिए सिनोवो एक माला और एक कुल्हाड़ी निकालता है जो उसके गुरु ने उसे इसी काम के लिए दिया था। हम सिनोवो को अपने सफर की तैयारी करते देखते हैं, जिस दौरान उसे अपने बैग में एक चिट्ठी भी मिलती है। इस चिट्ठी पर किसी पार्क चिंसू का नाम लिखा हुआ था और इसी के साथ इस बैग में खून से लटपट एक शर्ट भी रखी थी, जिसे देख सिनोवो काफी इमोशनल हो जाता है।
इस बैग में सिनोवो को एक तस्वीर भी मिलती है जिसमें वो वर्जिन शमन मौजूद थी। इस तस्वीर में उसका एड्रेस भी था जो गुरुजी ने ही उसके लिए छोड़ा था, क्योंकि पास्ट में कभी ये लड़की खुद भी उस मोनेस्ट्री का हिस्सा थी। सिनोवो इसी एड्रेस पे जाने का फैसला करता है। नेक्स्ट सीन में हम सिनोवो चिंगुसुक को साथ में उस एड्रेस पे पहुंचते देखते हैं। यहाँ हम नोटिस करते हैं कि सिनोवो चिंगसुक की काफी मदद करता है, मगर बार बार उसे अवॉइड करने की भी कोशिश कर रहा था, मानो वो उसकी मौजूदगी से भी इरिटेटेड हो। इसीलिए चिंगसुक सिनवा को रुकने कहता है और इस भागा दौड़ी में चिंगसुक का मौन व्रत टूट जाता है। इधर कई जगह वो फोटो दिखाने के बाद भी उन्हें वर्जिन समन कहीं नहीं मिलती। इंस्टेड उस एड्रेस पे उन्हें एक दूसरा आदमी मिलता है जो बताता है कि जिस शमन को वो ढूंढ रहे हैं वो अब डेगू में रहती है। लेकिन वो उन्हें वार्न भी करता है कि उस शमन से मिलने के बाद कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं बचता। उस आदमी से बात करने के बाद सिनोवा चिंगसुक तुरंत डेगू की तरफ निकल जाते हैं। अगले सीन में हम एक बार फिर उसी लड़की को देखते हैं और इस बार उसके घर आती है डीएम की अगली विक्टिम, जो शायद कोई स्कूल की बच्ची है। हर बार की तरह ये लड़की उसे भी चुपचाप देखती रहती है और खून का वो कटोरा फिर से दरवाजे के सामने रख देती है, जिसे देख वह शैतानी बच्ची वहां से चली जाती है। इस पल हम इस लड़की के घर में कुछ और नोटिस करते हैं। हम देखते हैं कि घर के कोने में एक औरत खड़ी है जो बहुत डरी हुई लग रही थी। इधर चिंगसुक और सिनोवो तक पहुंच चुके हैं। हम सिनोवो के हाथ में फिर वही लेटर और वो खून से भरा कपड़ा देखते हैं। इस लेटर में कोई लड़की सिनोवा से अपने की पर माफी मांग रही थी। वो लड़की लिखी थी कि उसने जो किया है उसके लिए वो खुद को खत्म करने वाली है, लेकिन जाते जाते वह सिनोवो से सिर्फ इतनी विनती करती है कि वो उसके बेटे का ख्याल रखें। अब इस पॉइंट पे हमें सिनोवो और चिंगसुक के अतीत का एक गहरा राज मालूम होता है। असल में आज से कई साल पहले सिनोवो की बीवी और उसके बच्चे एक एक्सीडेंट में मारे गए थे। वो एक्सीडेंट एक ड्रंक ड्राइवर के कारण हुआ था जो और कोई नहीं बल्कि चिंगसुक की मां थी। जी हाँ दोस्तों, इस एक्सीडेंट के बाद चिंगसुक की मां गिल्ट में आकर खुद को मार ली थी और चिंगसुक की जिम्मेदारी सिनोवो दी गई। मगर सिनोवो चिंगसुक से बहुत नफरत करता था। इनफैक्ट वो बचपन में उसका गला घोटकर उसे मारने की भी कोशिश करा था। सिनोवा हमें हमेशा से दूसरी दुनिया से जुड़ा रहा है। उसके आगे पीछे लगी आत्माएं उसे चिंगसुक से बदला लेने के लिए उकसाती रहती है, लेकिन वह बदला ले नहीं पाया शायद। इसलिए आज सिनोवो इतनी तकलीफ में दिखाई देता है। आज भी सिनोवा गुस्से में चिंगसुक को अकेला छोड़ डेक की तरफ निकल जाना चाहता है, मगर उसके गुरुजी उसे ऐसा करने नहीं देते। वो उसे समझाते हैं कि उसे अपने गुस्से पर काबू पाना होगा क्योंकि उसे अपना काम पूरा करना है। दूसरी तरफ हम वापस डिटेक्टिव को देखते हैं जिसे एक और लाश मिली है। ये वही औरत थी जिसे हमने उस डिलीवरी मैन के साथ देखा था। इसी दौरान डिटेक्टिव को अपने क्लीग डंगजिन का फोन आता है जो उसे बताता है कि पिछले विक्टिम्स की ऑटोप्सी रिपोर्ट्स आ चुकी है। मरने का कुछ खास कारण तो नहीं पता चला, मगर कुछ अजीब बात सामने आई है। फॉर एग्जाम्पल, एक रात में ही यह बॉडी सड़ चुकी थी और इनके शक्ल पर एक गहरी खाई मिली थी, मानो कोई चीज उसके अंदर घुस गई हो। ऐसे डिस्क्रिप्शन डिटेक्टिव खुद भी चौंक जाता है, खास करके तब जब उसे इस लड़की की लाश में भी वही साइंस दिखाई देते हैं। अभी डिटेक्टिव इसी बात का मुआयना कर ही रहा था जब इस इलाके में सिनोवो और चिंगसुकी पहुंच जाते हैं। सिनोवो को डेगू में पिछले दिनों में जो मर्डर हुई थी उसके बारे में पता चल चुका था और वो एक मैप में इन लोकेशंस को मार्क करता है बिकॉज उसका अनुमान था कि उस शमन का घर इसी इलाके में होना चाहिए। ये बात वो चिंगसुक के साथ भी शेयर करता है और वो दोनों डेगू के अलग अलग हिस्सों में शमन को ढूंढने का फैसला करते हैं। अपनी खोज के बीच सिनोवा को उस रोड पर हाल ही में हुई मौत के बारे में पता चलता है। वो इस इलाके का मुआयना करने पहुंचता है और हम देखते हैं कि डिटेक्टिव्स अब भी वहीं मौजूद थे। सिनोवो को एक क्राइम सीन पर देख ऑफ कोर्स डिटेक्टिव को उस पर शक होता है और वो उसे पूछताछ करने लगते हैं। पहले तो सिनोवो सारे सवालों का सीधा सीधा जवाब देता है, मगर जब पुलिस उसका बैग चेक करने की बात करती है जिसमें उसने अपना हथियार रखा हुआ था, तब सिनोवो भागने की कोशिश करता है जिसमें उसकी और डिटेक्टिव की मुठभेड़ हो जाती है। इसी चक्कर में सिनोवो का मैप वहीं गिर जाता है जहां उसने मर्डर लोकेशंस को मार्क कर रखा था। तो इस सीन से वापस लौटने के बाद डिटेक्टिव पुलिस स्टेशन पहुंचता है और डोंगजिन को सिनोवो के बारे में पता करने कहता है। डोंगजिन डेटाबेस में चेक करता है, तब उसे सिनोवो के एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है। आगे डोंगजिन कहता है कि अपने फैमिली को खोने के बाद सिनोवो एक मॉनेस्ट्री में रहने चला गया जहां वो एक एग्जॉसिट का काम करता था, लेकिन बाद में बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को मालूम हुआ कि उसे कभी मंग की उपाधि मिली ही नहीं थी, जिस कारण उसे वहां से निकाल दिया गया था। तब से वो एक मेसन के तौर पर काम करता है, लेकिन पिछले 2 दिन से वो वहां से भी लापता है। अब यहाँ डिटेक्टिव का शख्स सिनोवा पे स्ट्रैंग होने लगा था और अब तक पुलिस स्टेशन में स्कूल की लड़की के मिसिंग होने की भी खबर आ चुकी थी जो अपने घर से 2 दिन से लापता थी। उस लड़की के बारे में ये बात बाहर आती है कि बाकी विक्टिम्स की तरह उसने भी पिछले साल किसी मेडिटेशन कैंप में हिस्सा लिया था। इस कन्वर्सेशन के बाद डिटेक्टिव और डंग जिन सिनोवा वाले लोकेशन पे जाने लगते हैं ताकि वो मैप ढूंढ सके जो सिनोवो से छूट गई थी। रास्ते में डंग
जिन डिटेक्टिव को फिर उस शमन के बारे में बताता है, जहां वो कहता है कि वो खुद उस शमन से मिलने गया था जिसने उसे एक तालिस्मन भी दिया है। ये तालिस्मन डंग जिन डिटेक्टिव को दे देता है ताकि आगे इस अजीब केस में जो भी हो मगर डिटेक्टिव सुरक्षित रह सके। डिटेक्टिव को अब भी इन सब बातों में यकीन तो नहीं था, मगर वो डंग जिनकी बात मान लेते हैं और उस लिस्म को अपने पास रख लेते हैं। अब डिटेक्टिव को लोकेशन पे वो मैप मिल जाती है और उस पे मर्डर लोकेशंस मार्क्स थे, तो उन्हें तो पक्का शक हो जाता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ जरूर है। दूसरी तरफ हम चिंग सुक को देखते हैं जो खोज करते हुए एक घर तक पहुंच जाता है। ये घर उसी लड़की का है जिसके पास हम हर विक्टिम को आते देखते हैं। बाहर बारिश होने के कारण चिंगसुक को कुछ देर उस लड़की के घर पे आसरा लेना पड़ता है। हम देखते हैं कि ये लड़की चिंगसुक का काफी ध्यान रखती है। इन दोनों के बीच हम एक बॉन्ड बनते देखते हैं और तब चिंगसुक इस लड़की से पूछता है कि वो पहले कभी मिले हैं क्या, लेकिन इस पे ये लड़की इनकार कर देती है। अब तक बाहर बारिश भी रुक चुकी थी और हम चिंगसुक को भी बाहर आते देखते हैं जब उसे घर के ऊपर एक बोर्ड नजर आता है। इसे देख वो समझ चुका था कि जिस लड़की को वो ढूंढ रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि यही है, क्योंकि यह घर उसी शमन का था। वो तुरंत यह बात बताने के लिए सिनोवो को ढूंढने लगता है और रास्ते में उसे एक और अजीब नजारा देखने को मिलता है। चिंग सुक अपने सामने एक स्कूल की लड़की को देखता है जो सभी विक्टिम्स के जैसे ट्रांस की स्थिति में थी। उसे देख वो समझ जाता है कि डीम ने अपना अगला शिकार ढूंढ लिया है। अब तक सिनोवो भी यहाँ पहुंच चुका था और चिंग सुक उसे सारी बात बता देता है। यहाँ सिनोवो पहली बार चिंगसुक के सामने रिवील करता है कि द रेड आई को रोकने के लिए उन्हें एक खून करना होगा। इन्हें उस लड़की को जान से मारना होगा क्योंकि वही डीएम का आखिरी पड़ाव है। वो वर्जिन लड़की है, लेकिन चिंगसुक ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए वो उस लड़की को बचाने का फैसला करता है। हम सिनोवो और चिंगसुक दोनों को उस घर की तरफ भागते देखते हैं, मगर वहां सबसे पहले चिंगसुक पहुंचता है और उस लड़की को अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ हम डिटेक्टिव को देखते हैं जिन्हें डोंग, जिनसे फिर कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन पता चलती है। डोंग जिन रिसर्च से पता लगाता है कि अब से कुछ समय पहले किसी प्रोफेसर किम ने एक मेडिटेशन कैंप ऑनलाइन शुरू किया था। उस कैंप में उन्होंने 7 लोगों को शामिल किया और गौर करने की बात यह थी कि ये 7 किसी न किसी टाइम पे खुद को मारने की कोशिश करे थे। बाद में किसी हादसे से पहले प्रोफेसर खुद मारा गया और अब एक एक करके ये सभी लोग मारे जा रहे हैं। ये 7 लोग वही थे जिनकी अब तक मौत होती आई थी। इनफैक्ट इनमें से एक वो शमन भी है जिसे डंग, जिन पहले भी मिल चुका है। कहीं ना कहीं ये सब कनेक्टेड है, क्योंकि इसी ग्रुप में हम उस लड़की को भी देखते हैं जिसे सिनोवा अब भी ढूंढ रहा था। यह बात सुनने के बाद डिटेक्टिव तुरंत सिनोवो को पकड़ने निकल जाते हैं और उधर चिंगसुक के पीछे सिनोवो भी शमन के घर पहुंचता है, लेकिन उसे पूरे घर में दिखाई नहीं देता। तभी कबर्ड के अंदर उसे एक हाथ दिखाई देता है जो इशारा करता है कि वो मेज पे रखे एक नोट को चेक करें। नोट में कोई सिनोवो को बुक सैंड के मोनेस्ट्री आने को कह रहा था। इस पॉइंट पर सिनोवो कपबोर्ड में छुपी उस लड़की पे भी अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी पीछे से उस पर वही डिटेक्टिव हमला कर देता है। दोनों के बीच फिर से हाथापाई होती है, लेकिन बीच में वो शैतानी लड़की आ जाती है। ये लड़की डिटेक्टिव को भी जान से मारने की कोशिश करती है, मगर वो ऐसा कर नहीं पाती क्योंकि उनके पास अब भी वो ताबीज थी जो डोंग, जिन ने उन्हें दिया था। ये देख लड़की यहाँ से भागने लगती है और इसके पीछे सिनोवा भी भागता है ताकि वो इसे किसी और का कत्ल करने से रोक सके। लेकिन रास्ते में सब कुछ बदल जाता है। हम सामने से डंग, जिन सब कुछ बदल जाता है। हम सामने से डंग जिनको आता देखते हैं, जिस पर यह लड़की अटैक कर देती है और ईविल अब खुद को उसमें ट्रांसफर कर लेता है। सिनोवा उसका सामना करने की कोशिश करता है, मगर डोंग जिनका शैतानी रोप उस पर हावी होने लगा था। लड़ाई के सफर का यह आखिरी दिन था और उसकी शक्ति चरम सीमा पर थी। ऐसे में डोंग जिन सिनवा से कहता है कि उसकी मौत यहाँ नहीं बल्कि उसी मोनेस्ट्री में लिखी है। उसके गुरु के सामने वो उसे वहीं आने की चेतावनी देता है और वहां से चला जाता है। अब ग्वांजू की तरफ हम 3 लोगों को बढ़ते हुए देखते हैं। चिंग सुक उस लड़की को लेकर यहाँ पहुंचता है जब सिनोवा भी उस इविल को रोकने के लिए यहाँ आता है, लेकिन इन सबसे पहले यहाँ पहुंचता है डंग, जिन जो सभी मंत्र डाला है। आसपास का माहौल पूरी तरह बदलने लगा था और मौसम में भी हम किसी नकारात्मक शक्ति को साफ देख पा रहे थे, मानो कुछ बहुत बुरा होने वाला है। इधर सिनोवा को फिर से अपने गुरु की परछाई दिखाई देती है। वो देखते हैं कि सिनोवो पीछे अब कोई आत्माएं नहीं है। ये आत्माएं भी अब उसका साथ छोड़ चुकी थी क्योंकि सिनोवो मौत के बहुत करीब खड़ा था। गुरु उससे बताते हैं कि मनस्टर 7 स्टोन्स पार कर चुका है और उसका 8वां शिकार अब खुद सिनोवा है क्योंकि वही ब्लैक आई का रखवाला है। लेकिन गुरुजी उसे समझाते हैं कि उसे उस ईविल का सामना करना होगा। इससे पहले कि वो उसे पजेस करे, उसे उस रेड आई को कैद करना होगा। इधर हम चिंगसुक और उस लड़की को साथ मोनेस्ट्री पहुंचते देखते हैं। चिंगसुक इस लड़की से उसका नाम पूछता है और वो बताती है कि उसका नाम आरन है। इस बातचीत के दौरान ही यहाँ सिनोवा भी आ जाता है, बट सरप्राइज वो चिंगसुक को यहाँ अकेला पाता है। जी हाँ, असल में चिंगसुक जिस लड़की को लेकर अब तक भागता फिर रहा था वो कभी यहाँ थी ही नहीं। सिनोवा जब इस बात को पॉइंट आउट करता है तब चिंगसुक देखता है कि वहां आरन की जगह सिर्फ वो पत्थर रखा है।
वही पत्थर जो उसके गुरु ने उसे दिया था। यहाँ हमें दो बातें क्लियर होती है। पहली ये कि आरन असल में एक आत्मा है, और दूसरी ये कि उसने जो ब्लैक आई का कब्र चुराया था वो अब चिंग सुक को वापस कर दी थी। दूसरी तरफ हम डिटेक्टिव को देखते हैं, जिसे पता लगता है कि डंग जिन पर अटैक हुआ है और इस वक्त वो लापता है। सच जाने के लिए डिटेक्टिव वापस इसी शमन के घर पहुंचता है, जहां उसे भी वही कपबोर्ड वाली औरत दिखती है। ये वही औरत थी जिसे हमने पहले भी आरन के घर में एक बार देखा था। यहाँ एक और बड़ी बात रिवील होती है कि वो शमन जिसे डोंग जिन मिला था वो असल में ये औरत थी। ये घर भी उसका ही था। आरन तो सिर्फ एक आत्मा थी, एक ऐसी आत्मा जो प्रोफेसर किम के सपने को सच करने के लिए यहाँ मौजूद थी। उसने शमन को भी अपने कैद में कर रखा था। शमन डिटेक्टिव को पूरी कहानी बताती है, और असल में प्रोफेसर किम ने आज से बहुत साल पहले एक छोटी बच्ची को अडॉप्ट किया था जिसका नाम था आरन। शुरू में आरन की जिंदगी में सब कुछ ठीक था, मगर फिर एक दिन प्रोफेसर ने डोडरेड आई को आजाद कर दिया। हम पास्ट की एक झलक देखते हैं, जहां प्रोफेसर आरन से कहते हैं कि शैतान को जिंदा करने के लिए उन्हें एक वर्जिन मेड की जरूरत है जो अपनी खुशी से अपना बलिदान दे, यानी कि जो शैतान के लिए गुलामी करें और लोगों को 7 स्टेपिंग स्टोन्स बनने पे मजबूर करें। अपने पिता को खुश करने के लिए आरन खुद को सैक्रिफाइस कर देती है, और तब वहां से प्रोफेसर एक मेडिटेशन ग्रुप शुरू करते हैं। आरन ही 7 लोगों को अपने वश में करती है और उस मेडिटेशन कैंप का हिस्सा बनती है। ये वही लोग थे जिनकी अब तक मौतें हुई थी, लेकिन किसी को नहीं मालूम था कि यहाँ कोई और भी था जो आत्मा बनकर इस ग्रुप में शामिल थी। और ऑफ कोर्स ये थी अपनी आरन। आरन अपने पिता के खातिर इन 7 लोगों का खून अपने पास रखी और एक एक करके उस रेड आई को देती गई, ताकि वो अपने विक्टिम्स तक पहुंच सके और उन्हें पार करता जाए। इसलिए हम उन विक्टिम्स को आरन के घर के सामने देखते थे, क्योंकि असल में शैतान यहीं से अपना अगला शिकार का पता लगाता रहता था। तभी उसने वो ब्लैक आई का कब्र चुराया था, ताकि अंत में उसे इस शैतान के हवाले कर सके। रथ आगे बताती है कि असल में वर्जिन शमन वो थी, लेकिन जब उस दिन डिटेक्टिव का दोस्त डोंग जिन उनसे मिलने आया, तब ताबीज बनाने के नाम पर उसने उसका खून भी कलेक्ट कर लिया और मॉन्स्टर को दे दिया, ताकि वह अपनी जान बचा सके। आरन ने उससे वादा किया था कि अगर वो उसके लिए किसी दूसरे 7th सोल को ढूंढ लेगी तो वो उसे जाने देगी। इसलिए शमन अपना प्लेस डोंग जिन को दे दी, और अब वह पजेस होकर मोनेस्ट्री पहुंच चुका है। यह बात सुनकर डिटेक्टिव पूरी तरह शॉक रह जाता है, और वह फैसला करता है कि वह हर हाल में डोंग जिन को बचाएगा। वहीं अब तक सिन्होवा और चिंगस शैतान से लड़ने की तैयारी कर चुके थे। सिनोवा चिंगू को बताता है कि उन्हें किसी तरह डोंग जिन को बुलावा देना होगा, ताकि वो सिन्वा पर हमला करें। जब एक बार ये इविल सिन्हुआ में खुद को ट्रांसफर करेगा, तब चिंग सुक को उस पर हमला करना होगा, ताकि रेड आई उसी के साथ खत्म हो सके, क्योंकि इस वक्त वही ब्लैक आई का रक्षक यानी कि फाइनल स्टेपिंग स्टोन है। होता भी ऐसा ही है। सिनोवा चिंगू एक मंत्र का घेरा तैयार करते हैं, जिसमें डोंग जिन सिनोवा के ऊपर हमला करता है, लेकिन इन मौके पर कुछ और होता है। डंग जिंग सिनोवा को बताता है कि असल में वो इस मोनेस्ट्री से भाग गया था, जबकि उसे यहीं रहकर ब्लैक आई की रक्षा करनी थी। इसीलिए असल में गढ़ वो नहीं, बल्कि चिंग सुक है, जो अब तक इसी मठ में रहा और ब्लैक आई की रक्षा करता रहा। ये कहकर डोंग जिन आरन की आत्मा को एक बार फिर बुलाता है, ताकि वो चिंग सुक को ढूंढकर उसके सामने ला सके, ताकि वो चिंग सुक पर काबू करके अपना सफर खत्म कर सके। आरन की आत्मा एक बार फिर सामने आती है और शैतान को चिंग सुक तक पहुंचा देती है। सिनोवा भी इविल के सामने कमजोर पड़ने लगा था, मगर तब मोनेस्ट्री के अंदर एक चमत्कार होता है। जी हाँ, गुरुजी की बॉडी अब भी अंतिम संस्कार के लिए अंदर रखी हुई थी, और अचानक से उसके अंदर से कई मंत्रों का उच्चारण शुरू होता है। इस जब के बीच सिनोवा और डोंग जिनकी लड़ाई होती है, और चिंगस भागने की कोशिश करता है। अब तक डिटेक्टिव भी यहाँ पहुंच चुका था, मगर वह मारा जाता है। सिनोवा डोंग जिन पर अपनी कुल्हाड़ी से हमला करता है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इविल पूरी तरह चिंग सुक पर हावी हो चुका था, और वह ब्लैक आई के कब्रों को खोल देता है, जिससे हम आसमान में नर्क का दरवाजा खुलते देखते हैं। अब चिंग्स के अंदर मौजूद शैतान सिनोवा को ललकार है सेंग कि यह वही लड़का है जिसके कारण उसने अपने ने परिवार खोया था, और आज इसी के कारण वो अपना फर्ज पूरा नहीं कर पाया। वो सिनोवा को भड़काने की कोशिश करता है, ताकि वो अपने हाथों से चिंग सुक को मार गिराए, लेकिन सिन्होवा ऐसा नहीं करता। उल्टा वो अपने खून से चिंगस के ऊपर एक मंत्र लिख देता है और चांटिंग्स करने लगता है। इस चांटिंग के प्रभाव से शैतान कमजोर पड़ने लगता है, और हम ब्लैक आई को सिन्होवा में दाखिल होते देखते हैं। हम देखते हैं कि सिन्होवा चिंग सुक से विनती करता है कि उसे मारकर इस कहानी को यहीं समाप्त करें। चिंग सुक ऐसा करना तो नहीं चाहता था, मगर उसके पास और कोई चारा नहीं था। वो सिन्हुआ को मार गिराता है, जिसे इविल अपना आखिरी पड़ाव पार नहीं कर पाता। जी हाँ दोस्तों, कहानी के अंत में हम चिंग्स को उसी डेजर्ट में आते देखते हैं, जहां वो रेड आई को अपने कब्र में वापस कैद कर देता है। यहीं पे उसे एक बार फिर आरन की आत्मा दिखती है, जो अब शैतान से आजाद हो चुकी थी। इसी के साथ मूवी समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। दोस्तों तो गुड बाय।